वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। पॉलिटिकल साइंस में मैंने पॉलिटिकल फिलॉसफी शुरू की हुई है। ठीक, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे आपको दो अलग फोल्डर मिलेंगे। एक पॉलिटिकल साइंस का फोल्डर होगा जिसमें मैं डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट, ठीक इस तरह के जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेक्चर दे रहा हूं पॉलिटिकल साइंस के। और दूसरा फोल्डर आपको मिलेगा पॉलिटिकल फिलॉसफी का, जिसमें मैं पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस कर रहा हूं। अब पहला लेक्चर हमारा दो पार्ट्स पे था, प्लेटो का आइडियल स्टेट के ऊपर। ठीक, वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा उन दोनों पार्ट्स का। ठीक, आज हमने डिस्कस करना है एरिस्टोटल का कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ठीक हो गया कि एरिस्टोटल आइडियल स्टेट कैसे बनाना चाह रहा है, उसके मुताबिक एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए। ठीक, देखें, ये डिटेल्ड आउटलाइन है और ये लेक्चर 3 पार्ट्स में है। ठीक, देखें जरा आउटलाइन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ स्टेट के एरिस्टोटल के मुताबिक ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद मैन, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट, पर्पस ऑफ स्टेट, साइज ऑफ स्टेट और सिटीजनशिप क्राइटेरिया। ये यहां तक सिटीजनशिप क्राइटेरिया तक ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का, जो करंट वीडियो चल रही है इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉ, ये डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। ठीक, पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, साइक्लिक चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स, बेस्ट एंड वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, क्रिटिसिज्म, ये जो टोटल हमने पढ़ा है आइडियल स्टेट एरिस्टोटल का, उस पे क्रिटिसिज्म, प्लस फीचर्स वैलिड टुडे, कि आज भी एरिस्टोटल की जो आइडियल स्टेट है उसके कुछ फीचर्स आज भी वैलिड हैं, ये डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल्ड आउटलाइन है। ठीक, आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल का यह मानना था कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है जो कि इवॉल्व नेचुरली इवॉल्व हुई है। जब हम सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट को पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ठीक इसी तरह रोसो, तो हम देखते हैं कि वो कहते थे कि एक कंट्रैक्ट हुआ जिसके बाद स्टेट का कयाम हुआ, वजूद में आई स्टेट। एरिस्टोटल नेचुरल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि ये नेचुरली इवॉल्व हुई है स्टेट। कैसे? एरिस्टोटल कहता है कि सबसे पहले फैमिली थी, ठीक, फिर फैमिलीज इकट्ठा हुई, विलेजेस बनाए उन्होंने मुख्तलिफ, फिर विलेजेस से डायरेक्ट स्टेट आती है। ये इवॉल्व हुई है, कोई कंट्रैक्ट की बेस पे नहीं, बल्कि खुद इवॉल्व हुई है कि पहले फैमिली थी, फिर मुख्तलिफ फैमिलीज इकट्ठा होकर विलेज बनाया, फिर मुख्तलिफ विलेजेस ने इकट्ठा होकर स्टेट बना दिया। इवॉल्व हुई है नेचुरली। ठीक, यहां तक बात समझ आई? आगे आओ दूसरे पॉइंट पे, स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद मैन। मैंने इनको बड़ा तोड़ तोड़ के आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको इजीली समझ आएगा। देखो, स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद मैन। एरिस्टोटल कहता है कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। बाय नेचर इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, उसे एसोसिएशंस में, गैदरिंग्स में रहना उसके लिए नेसेसरी है। फैमिली में आप देख लो, एसोसिएशन में रह रहा है, ठीक, फिर जब विलेजेस बने तब भी इंसान एसोसिएशन में रह रहा है। फैमिली से विलेजेस की तरफ जाना इट मींस के लोअर एसोसिएशन से हायर एसोसिएशन की तरफ जाना, ये इंसान का एक नेचर है। ठीक, he who does not live in a state or does not need a state is either a beast or a god। एरिस्टोटल कहता है कि जो बंदा स्टेट के अंदर नहीं रहता या उसे स्टेट की जरूरत नहीं, तो वो बंदा कोई बीस्ट है, वाइल्ड एनिमल है,
या फिर गॉड है। क्योंकि इंसान जितने भी हैं उन्हें एसोसिएशन में रहने की जरूरत होती है। स्टार्ट में सबसे लोअर एसोसिएशन फैमिली थी, फिर उससे हायर एसोसिएशन विलेजेस आए, क्योंकि लोग चाहते थे कि हम थोड़ा हायर एसोसिएशन में जाएं। फिर उसके बाद स्टेट आया जो कि सबसे हाईएस्ट एसोसिएशन है। ठीक, तो ये सारा क्यों है? क्योंकि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो चाहता है कि वो एसोसिएशंस में रहे। अब एक एग्जांपल देखो, आप सोचो, सपोज करो एक बंदे को आप छोड़ दो जंगलों में, ना वो किसी के साथ एसोसिएशन बना सकता है। अगर वो एसोसिएशन नहीं बना सकता, इट मींस कि वो किसी के साथ बातचीत भी तो नहीं कर सकता ना। एसोसिएशन होगी तो आप किसी के साथ बातचीत करोगे, एग्रीमेंट्स करोगे, या जनरल डेली रूटीन वाली बातें करोगे। अब वो अकेला है जंगल में, कोई और उसके साथ है नहीं, बिल्कुल अकेला है, कोई एसोसिएशन वो नहीं बना सकता, किसी बेस पे नहीं बना सकता। ठीक, खाना पीना तो उसे मिल जाएगा, जंगली जानवर होंगे, उनको मार मार के पेट भर लेगा। लेकिन अगर वो एसोसिएशन नहीं बना सकता तो फिर वो कैसे सरवाइव करेगा अकेला? आप सोचो जरा, डिप्रेशन में चला जाएगा, मर जाएगा, उसे अपने जैसा कोई और इंसान नहीं मिलेगा जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। ठीक, उसके अलावा कितनी नीड्स होती हैं इंसान की, वो अकेले फुलफिल नहीं कर सकेगा। ठीक, अब नीड्स में बहुत कुछ आता है इंसान की। ठीक, नीड्स में इंसान के कपड़े भी आते हैं, नीड्स में इंसान का शेल्टर भी आता है, नीड्स में इंसान की सेक्सुअल नीड्स भी आती हैं। इन सब से आपने उसको कट ऑफ किया हुआ है, तो सोचो वो कैसे जिंदगी गुजारेगा। ठीक, यहां तक बात समझ आई? अब देखो, जब हमने ये कहा कि एरिस्टोटल कह रहा है मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, he who does not live in a state or does not need a state is either a beast or a god। अब क्वेश्चन आता है why एरिस्टोटल ऐसा क्यों कहना चाह रहा है? देखो, एरिस्टोटल ने इसका बड़ा लॉजिकल आंसर दिया कि नेचर हैज नॉट मेड मैन सेल्फ सफिशिएंट, कि नेचर ने ही इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो। अब मैं एक इंसान हूं, मेरी बहुत सी नीड्स हैं। ठीक, और मैं उन नीड्स को अकेला रहकर पूरा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेचर ने मुझे ऐसा बनाया हुआ है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हूं। मुझे अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, दूसरे इंसानों के साथ एसोसिएशंस बनानी पड़ेगी, जिसकी सबसे पहली एग्जांपल फैमिली आती है कि हम अपनी फैमिली के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, जो कि लोअर एसोसिएशन है, लेकिन हम बना तो रहे हैं। फिर इसी तरह मुख्तलिफ फैमिलीज मिलके विलेजेस में आ रही हैं, विलेजेस बना रही हैं, हायर एसोसिएशन की तरफ जा रही हैं। वजह क्या है? कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। फैमिली में भी ये कमी नजर आ रही है, तो विलेजेस की तरफ जा रहे हैं, हायर एसोसिएशन बना रहे हैं, वहां पे भी कमी नजर आ रही है कि अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। फाइनली जाके स्टेट इवॉल्व होती है जहां पे वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं इंसान। क्यों? क्योंकि दूसरे इंसानों के साथ मिलकर कोऑपरेट करके उनकी अपनी नीड्स भी पूरी होती हैं और हमारी वजह से उनकी नीड्स भी पूरी होती हैं। ठीक, ये समझ आई? अब आगे आओ। इवन द लोअर एसोसिएशंस जिसमें फैमिली और विलेजेस आते हैं कैन नॉट फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ मैन, कि ये जो लोअर एसोसिएशंस हैं, ये दो फैमिली और विलेजेस, ये भी इंसान की नीड्स को कंप्लीटली अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकती थी। इसीलिए तो लोअर एसोसिएशन में सबसे पहले हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, तो हम विलेजेस की तरफ गए। विलेजेस हायर एसोसिएशन हमने बनाई ताकि हमारी
नीड्स पूरी हों, फिर भी कमी महसूस हुई तो स्टेट की तरफ मूव किया, जो सबसे हाईएस्ट एसोसिएशन है। ठीक, thus state evolved as highest association fulfilling all the needs of a man। कि स्टेट हाईएस्ट एसोसिएशन है जो कि इंसान की हर नीड को पूरा करता है। ठीक, अब यहां पे जरा एक बात देखो, क्रोनोलॉजिकली अगर देखा जाए, ठीक, क्रोनोलॉजिकल मैनर में, तो इंसान पहले आता है फिर स्टेट आती है, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक, कि इंसान पहले आया फिर स्टेट आई। यहां पे देखो, पहले यहां से स्टार्ट करो कि पहले एक इंसान आया, ठीक, फिर उसने फैमिली बनाई, फिर फैमिली के बाद विलेजेस बने, फिर स्टेट बना। इसका यही मतलब हुआ ना कि इंसान पहले आया फिर स्टेट का कंसेप्ट आया। एरिस्टोटल कहता है नहीं, इस तरह नहीं है। स्टेट इज प्रायर टू मैन। स्टेट पहले आई है इंसान से, अगर लॉजिकली देखा जाए। कैसे? क्वेश्चन आता है कि कैसे ये बात एरिस्टोटल कर रहा है कि स्टेट पहले आई है इंसान से। क्योंकि जब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखते हैं तो इंसान पहले आता है, स्टेट का कंसेप्ट बाद में आता है, बाद में स्टेट इंसानों ने बनाई। तो एरिस्टोटल तो बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन। क्वेश्चन है कि कैसे? देखो, इट इज स्टेट दैट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स केपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर नीड्स and provides them with opportunities to exercise their full potential। पहला आर्ग्यूमेंट एरिस्टोटल देता है कि ये स्टेट की वजह से पॉसिबल हुआ कि इंसान अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है, और स्टेट ने ही इंसान को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जिसकी वजह से वो अपना फुल पोटेंशियल एक्सरसाइज कर सकता है। फैमिली के अंदर नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए हायर एसोसिएशन की तरफ जाना पड़ा, विलेजेस बनाने पड़े। विलेजेस जब बने तब भी नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, इंसान अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा रहा था। तो फिर हाईएस्ट एसोसिएशन की तरफ जाना पड़ा जो कि स्टेट है। यहां पे आके इंसान की अपनी नीड्स फुलफिल होने लगी और वो अपना फुल पोटेंशियल दिखाने लगा, कंट्रीब्यूट करने लगा सोसाइटी के अंदर। इसलिए एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट इज प्रायर टू मैन, कि ये स्टेट की वजह से हुआ है कि इंसान की नीड्स भी फुलफिल हुई और इंसान ने अपना फुल पोटेंशियल दिखाना शुरू किया, सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। सेकंड आर्गुमेंट जरा देखो कि लाइफ ऑफ अ मैन इज नॉट वर्थ कॉलिंग ह्यूमन लाइफ अनलेस अ मैन स्टार्टेड लिविंग इन अ स्टेट। कि एक इंसान की जिंदगी को तब तक आप ह्यूमन लाइफ नहीं कह सकते थे जब तक वो इन स्टेजेस में था, फैमिली में था, विलेजेस में था। इन स्टेजेस पे आप उसे कंप्लीट ह्यूमन लाइफ नहीं उसकी होती थी, वो कंप्लीट ह्यूमन लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेजेस पे उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा था। अनलेस अ मैन स्टार्टेड लिविंग इन अ स्टेट। और ये कब हुआ? जब इंसान ने स्टेट में रहना शुरू किया, तब जाकर उसकी नीड्स फुलफिल हुई, उसने अपना फुल पोटेंशियल दिखाना शुरू किया, अपना सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूशन दिखाया, जिसकी वजह से हम फिर उसे एक प्रॉपर ह्यूमन लाइफ का लक़ब देते हैं। कहते हैं कि अब इंसान एक प्रॉपर ह्यूमन लाइफ गुजार रहा है जब वो स्टेट के अंदर है। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? अब आए अगले पॉइंट की तरफ के ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। इसको डिस्कस करते हैं, मैं इरेज करके लिख देता हूं, इसे नोट कर लें।
जी तो आ जाएं देखें, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट अगला पॉइंट आउटलाइन का। एक चीज और बता दूं कि ये जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब का हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। ठीक, तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, आपको नीचे हर पार्ट का लिंक मिल जाएगा। और ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, मेरी हर वीडियो के लिए यही रूल है। ठीक, आइए जरा ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट इज एन ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी। ये जो ऑर्गेनिक थ्योरी है स्टेट की, इससे एरिस्टोटल बहुत इंस्पायर था। ठीक, इसलिए उसने जब अपना कंसेप्ट दिया तो उसने ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट को डिस्कस किया कि जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे हाथों का फंक्शन अलग है, किडनी का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है। ठीक, आईज का फंक्शन अलग है, माइंड का फंक्शन अलग है। तो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं सब के सब अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन सब के फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से ह्यूमन बॉडी जो है एग्जिस्टेंस उसकी पॉसिबल होती है। इसी तरह एरिस्टोटल कहता है कि स्टेट भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और इन सब का कलेक्टिव अगर देखो, जितने इंडिविजुअल्स हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं और अपने अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को अगर आप कलेक्टिव देखो तो फिर क्या है, एक प्रॉपर स्टेट आपको नजर आती है। इसलिए रिजेम्बलेंस रखती है ह्यूमन बॉडी के साथ स्टेट। जिस तरह बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसी तरह स्टेट के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स और डिफरेंट एसोसिएशंस डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। ठीक, ऑर्गेनिक नेचर ऑफ स्टेट। अब समझ आई यहां तक बात की। और अगर हमारे जिस्म से किडनी को निकाल दो, मेरे हाथ को काट दो, ठीक, हार्ट को निकाल दो, तो जब ये बॉडी से बाहर जाते हैं, किडनी निकल गया बॉडी से बाहर, हार्ट निकल गया बॉडी से बाहर, हाथ निकल गया, कट ऑफ हो गया बॉडी से, तो अब क्या ये ऑर्गन्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे अपनी बॉडी से अलग होकर? नहीं कर पाएंगे ना। उन पे भी असर पड़ेगा, बॉडी पे भी असर पड़ेगा। इसी तरह स्टेट के अंदर अगर आप इंडिविजुअल्स को निकालते हो, किसी एक भी इंडिविजुअल को आप निकाल रहे हो, तो वो इंडिविजुअल जब स्टेट से निकल जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो वो इंडिविजुअल अपना फुल पोटेंशियल, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, एक फुल बेस्ट ह्यूमन लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेगा। और इसी तरह अगर आप मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस को स्टेट से निकाल देते हो, विच मीन्स कि आपने बॉडी के जिस तरह ऑर्गन अलग किए, बॉडी को उसने इफेक्ट किया, इस तरह आप डिफरेंट इंडिविजुअल्स को निकाल रहे हो स्टेट से और एसोसिएशंस को निकाल रहे हो स्टेट से, तो उसका मतलब जो स्टेट है उसके ऊपर उसका असर फिर पड़ेगा। तो इसलिए ये सारा एक होल है, कलेक्टिव, ठीक, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक पूरा होल है। अब समझ आई बात? आगे आओ, अगला पॉइंट है पर्पस ऑफ स्टेट। देखो, पहला, क्या पर्पस है स्टेट का? इतनी इंपॉर्टेंस हमने दी है एरिस्टोटल ने स्टेट को कि स्टेट इज प्रायर टू मैन। ठीक, ऑर्गेनिक नेचर रखती है स्टेट, ठीक, हाईएस्ट एसोसिएशन है। पर्पस क्या है इसका? फुलफिलमेंट ऑफ ऑल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी नीड्स को पूरा करना, जो के पीछे जो लोअर एसोसिएशंस थी, फैमिली, विलेजेस, उनके अंदर पूरी नहीं हो रही थी, फाइनली स्टेट के अंदर जाके ये जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं। तो इसका पर्पस पहला यही है
कि फुलफिलमेंट ऑफ ऑल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, टू प्रोवाइड गुड लाइफ, अच्छी लाइफ प्रोवाइड करना, क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना इंसानों को, टू प्रोवाइड ग्राउंड्स फॉर एक्सरसाइजिंग मैक्सिमम पोटेंशियल। ह्यूमंस को ये ग्राउंड स्टेट प्रोवाइड करती है कि वो अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकें, अपनी एबिलिटीज को दिखा सकें, डेवलप कर सकें, अपना फुल कंट्रीब्यूशन कर सकें सोसाइटी के अंदर। आप खुद सोचें कि आप अपनी फैमिली के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या आप एक स्टेट के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जाहिरी बात है, आप स्टेट के अंदर रह के, स्टेट के लॉस के साथ चल के अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी फैमिली को मैं स्टेट से अलग कर दूं, आपकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, आपका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, पूरी फैमिली का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल आपको स्टेट ने प्रोवाइड किया है। आज आप कंपीट भी कर रहे हो, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, अपनी एबिलिटीज को डेवलप भी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक स्टेट के अंदर हो। ठीक। टू एक्सरसाइज मैक्सिमम विर्चूज, जस्टिस, सिंपैथी, काइंडनेस, चैरिटी, जितने भी विर्चूज हैं, आप एक स्टेट के अंदर, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मैक्सिमम विर्चूज को एक्सरसाइज करते हो। ठीक। थ्योरी ऑफ जस्टिस जब हम पढ़ेंगे तो इसकी वजह से हमारे ऊपर कंपल्शन एक होती है कि हमने अनजस्ट कुछ नहीं करना। ठीक। तो मैक्सिमम विर्चूज को एक स्टेट के अंदर रह के इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है। आप सपोज करें आपकी फैमिली को स्टेट से कट ऑफ कर देते हैं, कोई आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो आप खुद सोचें कि आपकी फैमिली मैक्सिमम विर्चूज को एक्सरसाइज करेगी? नहीं करेगी। हो सकता है भाई भाई के दरमियान झगड़ा हो जाए, मर्डर हो जाए, किसी बात पे भी लड़ाई हो जाए, लेकिन जब आप एक स्टेट के अंदर होते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर होते हो, जिसमें मुख्तलिफ फैमिलीज आपके साथ रह रही होती हैं, आपके नेबर्स में, तो आप मैक्सिमम विर्चूज को एक्सरसाइज कर रहे होते हो, अपने नेबर्स का ख्याल रखते हो, इट्स एन विर्चू। गरीब लोगों का ख्याल रखते हो स्टेट के अंदर, चैरिटी करते हो, आपकी सिंपैथी होती है उनके साथ, विर्चू। ठीक। आप कोई गलत काम नहीं करते बल्कि अच्छे काम ही करना चाहते हो, क्योंकि ऊपर से आपके ऊपर रूल्स हैं, अगर आप गलत काम करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये भी तो डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव विर्चूज है। आ रही है ना समझ? अब जब स्टेट अपने ये पर्पस, जितने भी इसके पर्पसेस हैं, अगर ये स्टेट इन पर्पसेस को अच्छी तरह फुलफिल करे, इंडिविजुअल्स को ये जो पर्पस है स्टेट का, उसके अंदर रहते हुए इंडिविजुअल्स अपनी ये सारी की सारी चीजें पूरी करें, तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग इन हिज फुल और बेस्ट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड इन अ स्टेट। ये स्टेट की वजह से है, ये उसके पर्पस की वजह से है कि ह्यूमन बीइंग इन हिज फुल और बेस्ट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड इन अ स्टेट, कि इंसान को उसकी बेस्ट फॉर्म में हम सिर्फ एक स्टेट के अंदर देख सकते हैं। इससे पहले फैमिली थी, जब तक स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, विलेजेस थे, उसमें ह्यूमंस बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, अपना बेस्ट पोटेंशियल नहीं दिखा सकते थे। वो कहां पे आके पॉसिबल हुआ? स्टेट के अंदर। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये पर्पस ऑफ स्टेट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ह्यूमन बीइंग इन हिज फुल और बेस्ट कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड इन अ स्टेट। ठीक। अब अगला पॉइंट आता है साइज ऑफ अ स्टेट। एरिस्टोटल कहता है कि जो स्टेट है उसका साइज नीदर टू स्मॉल नॉर टू बिग। कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं देता स्टेट के साइज का कि इतने बंदे होने चाहिए, पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, बल्कि वो कहता है ना कि ज्यादा, ना इतनी बड़ी, ना इतनी छोटी हो, ना ही बड़ी हो। स्मॉल इनफ टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड लार्ज इनफ टू बी वेल गवर्न्ड। इतनी छोटी हो कि फिर वो सेल्फ सफिशिएंट भी हो,
ये ना हो कि इतनी छोटी हो कि सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं है, इतनी छोटी तो हो कि उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी हो, अपनी जरूरियात को, इंडिविजुअल्स की जरूरियात को पूरा कर सके, एंड लार्ज इनफ टू बी वेल गवर्न्ड, और इतनी बड़ी हो कि फिर उसको गवर्न करना इजी हो। ठीक, ना तो इतनी छोटी सी हो कि बिल्कुल अपनी जरूरियात को, अपने इंडिविजुअल्स की जरूरियात को पूरी ना कर सके, और ना ही इतनी बड़ी हो कि फिर उसको गवर्न करना ही पॉसिबल ना हो, मुश्किलात हो। ठीक, दरमियाना। आगे अगला पॉइंट आता है सिटीजनशिप क्राइटेरिया। ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन्स। ये एरिस्टोटल कहता है कि जितने भी रेजिडेंट्स हैं स्टेट के, वो उसके सिटीजन्स नहीं है। ऑल रेजिडेंट्स, सबको आप नहीं कह सकते, कुछ को कह सकते हो। कैसे? क्वेश्चन, व्हाई, क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल कहता है सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेट। सिटीजनशिप का मतलब होता है कि ये एक ड्यूटी है स्टेट की तरफ। किस चीज की ड्यूटी है? Those who participate in legislative and judicial affairs of a state are to be called as citizens। सिर्फ उन लोगों को सिटीजन कहने का हक हासिल है जो कि स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ उन्हें सिटीजन आप कह सकते हो। ठीक, क्योंकि एंशियंट ग्रीक में, मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी, छोटी छोटी स्टेट्स होती थी, कम पॉपुलेशन होती थी, तो एक सिटी अपने अंदर ही स्टेट होती थी, और उस सिटी के जितने भी बंदे हैं वो मिलकर गवर्निंग प्रिंसिपल्स बनाते थे। अब समझ आई बात की? अगर कोई जुडिशियल जो फैसला होना है, या जुडिशियल जो लोग हैं वो भी उन्हीं सिटी के लोगों में से होते थे, और जब वो कोई जुडिशियल फैसला होने वाला होता तो सारे सिटी के लोग आके बैठ जाते थे, सुनते थे कि भाई क्या फैसला हो रहा है। यानी इतनी छोटी स्टेट थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एरिस्टोटल ने कहा कि वो लोग जो लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ उन्हें हम सिटीजन्स कह सकते हैं। ठीक, वो सिटीजनशिप का हक रखते हैं। गुड मैन एंड गुड सिटीजन आर नॉट द सेम थिंग। एरिस्टोटल ने कहा कि गुड मैन, अच्छा आदमी, और एक अच्छा सिटीजन, ये दोनों सेम नहीं है। मैं एक स्टेट एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक स्टेट के अंदर रहता हूं, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मैं हूं, और मैं चैरिटी के काम करता हूं, मैं लोगों के साथ भलाई करता हूं, मैं हेल्प करता हूं लोगों की, आई एम अ गुड सिटीजन। ठीक, आप ये कहोगे ना। एरिस्टोटल कहता है कि नहीं, वकास इज अ गुड मैन। गुड सिटीजन का अभी तक मुझे लकब नहीं मिला। गुड मैन आप मुझे कह सकते हो कि मैं चैरिटी के काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। गुड सिटीजन का क्यों मुझे अभी तक नहीं मिला लकब? अगर मैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, तब मुझे यह लकब मिलेगा कि आई एम अ गुड सिटीजन। तो इसलिए डिफरेंस है गुड मैन और गुड सिटीजन में। ठीक, आप समझ आई बात की? गुड मैन, अच्छे काम करो। गुड सिटीजन, जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करे। गुड सिटीजन डज नॉट इंप्लाई मेयर सब्जेक्शन टू पॉलिटिकल रूल। एरिस्टोटल कहता है कि ये भी गुड सिटीजन के अंदर नहीं आता ये क्वालिटी के बस जो पॉलिटिकल रूल बन गया है, लॉज बन गए हैं, बस हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं, ये नहीं है गुड सिटीजन। तो गुड सिटीजन क्या है? बट टेकिंग एक्टिव पार्ट इन शेपिंग दोज रूल्स। जो लॉज बन रहे हैं, उन लॉज के बनने का जो प्रोसेस है उसके अंदर मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके मैं गुड सिटीजन होऊंगा, और सिटीजनशिप का जो लकब है, जो राइट है, वो मुझे मिलेगा। क्लियर है? समझ आई बात की?
अब जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा कि ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन्स, तमाम सिटीजन्स नहीं है, सिर्फ वही सिटीजन्स हैं जो लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ वो सिटीजन्स हैं। और गुड सिटीजन कौन है कि सिर्फ पॉलिटिकल रूल को, लॉज को फॉलो नहीं करना, बल्कि उनको बनाने के अंदर, उनको बनाने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ठीक, तो ये कुछ विमेन इसको कहें, विमेन जब सिंगुलर होता है वुमन कहते हैं, जब प्लूरल होता है विमेन कहते हैं। विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, फॉरेनर्स। एरिस्टोटल कहता है कि ये सिटीजन्स नहीं है, इनको आप सिटीजन्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि विमेन घर के कामों में मसरूफ होती है, डोमेस्टिक अफेयर्स में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती लेजिस्लेशन या जुडिशियल अफेयर्स में, इसलिए हम विमेन को सिटीजन का लक़ब या राइट नहीं दे सकते। हाँ, अगर कोई विमेन डोमेस्टिक अफेयर्स के साथ साथ लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो ऐसी वुमन को हम सिटीजन कह सकते हैं। चिल्ड्रन, ऑब्वियसली चिल्ड्रन मैच्योरिटी नहीं रखते तो वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेजिस्लेशन और जुडिशियल अफेयर्स में, इसलिए चिल्ड्रन भी सिटीजन्स नहीं है। स्लेव्स का कंसेप्ट तो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, था स्लेव्स का कंसेप्ट, अब जाके एबॉलिश हुआ है, लेकिन स्लेव्स का कंसेप्ट रहा है काफी दौर तक, तो ग्रीक्स में भी था। तो स्लेव्स जो थे ये मास्टर्स के अंडर रहकर काम करते थे। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल की ये स्लेव्स जो हैं ये फिजिकली तो फिट होते हैं पर मेंटली वीक होते हैं, तो इसलिए ये स्लेव्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेजिस्लेचर और जुडिशियल अफेयर्स में, तो इसलिए स्लेव्स को भी सिटीजन्स हम नहीं कह सकते। इसी तरह फॉरेनर्स हैं जो बाहर से आए हैं कुछ अरसे के लिए यहाँ पे स्टेट के अंदर रहने के लिए, कुछ अरसे के लिए आए हैं, तो उन्हें भी तो हम जो लेजिस्लेशन है और जुडिशियल अफेयर्स है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉरेनर्स भी सिटीजन्स नहीं है। समझ आई यहां तक बात की? ये सिटीजनशिप क्राइटेरिया था। फर्स्ट पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लॉ, तीनों पार्ट्स देखने हैं। ये हरकतें छोड़ दो कि एक पार्ट देखते हो फिर दूसरे पार्ट की तरफ कोई नजर ही नहीं आ रहा होता। तीनों पार्ट्स देखा करो, कंप्लीट आउटलाइन जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसीलिए तो लिखता हूँ कि पता हो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं, जाके क्लिक करें और देख लें। अल्लाह हाफिज।